नमस्कार, जय श्री राम। मैं मनोज भारद्वाज, योगा एंड एक्यूप्रेशर, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है एक्यूप्रेशर। एक क्वेश्चन आता है जून 2023 में कि एक्यूप्रेशर को परिभाषित करते हुए विधियों की विस्तार से चर्चा करें। मैक्सिमम टाइम मैंने चेक किया, ये क्वेश्चन आया है। तो पहले तो एक्यूप्रेशर को बताना तो बहुत ही आसान है। आपको बता देना है कि एक्यू का अर्थ होता है सही जगह और प्रेशर का अर्थ होता है दबाव, यानी सही जगह पर दबाव देकर जो चिकित्सा की जाती है उसे एक्यूप्रेशर कहते हैं। एक्यूप्रेशर, इसमें आगे भी लिख देना है कि यह दो शब्दों एक्यू एवं प्रेशर से मिलकर बना है, ठीक है। और एक्यूप्रेशर का अर्थ गहरी मालिश से भी है। तो ये हम एक्यूप्रेशर के बारे में बड़ी ही आसान सी परिभाषा लिख देते हैं। एक्यू का अर्थ होता है सही। एक्यू का क्या अर्थ होता है? सही, ठीक है। और प्रेशर का अर्थ होता है दबाव। यानी हमारे शरीर में जो प्रतिबिंब केंद्र है उन पर सही दबाव देना ही एक्यूप्रेशर है। ये तो इसका अर्थ होगा, लेकिन अर्थ के बाद इसमें एक परिभाषा भी लिखनी होती है। तो परिभाषा में हम लिखते हैं डॉक्टर जेपी अग्रवाल। जो डॉक्टर परिभाषा में कैसे लिखेंगे? ये डॉक्टर जे पी अग्रवाल, ये एक ही परिभाषा आप लिख देना क्वेश्चन में, तो उससे हो जाएगा हाँ भाई ज्ञान तो है। जे अगर बाल लिख दिया मैंने, बाल भी वाल है, तो डॉक्टर जेपी अग्रवाल है। उन्होंने क्या कहा था? डॉक्टर जेपी अग्रवाल की बड़ी स्ट्रिक्ट परिभाषा है कि वह विद्या जिसमें शरीर के विषयी बिंदु पर, वह विद्या जिसमें शरीर के किसी बिंदु पर दबाव देकर ऊर्जा का विनिमय किया जाता है, वह विद्या जिसमें शरीर के किसी बिंदु पर दबाव देकर ऊर्जा का विनिमय किया जाता है। ऊर्जा का विनिमय क्या होता है? आदान प्रदान। ऊर्जा का विनिमय किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। देखो, जब हम अर्थ लिखते हैं, सबसे पहले तो जब कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो उसका अर्थ ही लिखना होता है, लेकिन वहां पे आपको ये अर्थ शब्द नहीं लिखना। जैसे ही एक्यूप्रेशर का क्वेश्चन आया कि एक्यूप्रेशर की परिभाषा तथा उसकी विधियों का वर्णन करो, तो सबसे पहले ही एक्यूप्रेशर लिख देना कि एक्यूप्रेशर ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें शरीर के प्रतिबिंब बिंदुओं पर सभी दबाव देकर रोगों की चिकित्सा की जाती है, उसे एक्यूप्रेशर कहते हैं। फिर आप लिख सकते हो कि एक्यू का अर्थ होता है सही और प्रेशर का अर्थ होता है दबाव, अर्थात शरीर के प्रतिबिंब बिंदुओं पर सही दबाव देकर जो चिकित्सा की जाती है उसे एक्यूप्रेशर चिकित्सा कहते हैं। बहुत ही आसान सा, आपके दिमाग में झट से बैठ जाएगा। फिर परिभाषा में लिख दो कि डॉक्टर जेपी अग्रवाल ने कहा है कि वह विद्या जिसमें शरीर के किसी बिंदु पर दबाव देकर ऊर्जा का विनिमय किया जाता है, यानी कि ऊर्जा आदान प्रदान की जाती है। मेरी ऊर्जा जब हम दबाव देंगे, देखो जो भी टच थेरेपी होती है ना, जिसमें बॉडी को टच किया जाता है, उसमें हमेशा ऊर्जा का विनिमय होता है। फिजियोथेरेपी भी ऐसी थेरेपी है और एक्यूप्रेशर भी। फिर उसके बाद लिखते हैं इसकी विधियां। अब विधियां कितनी है? ऐसे तो विधियां आप ढूंढ ले जाओगे तो बहुत सारी है, लेकिन हम बहुत सारी नहीं लिखेंगे। जो हमारी किताब में जो बुक्स में दी गई है उनमें एक आती है सबसे पहली मेरिडियनोलॉजी। अब इस मेरिडियनोलॉजी में क्या होता है? कौन सी आती है? मेरिडियनोलॉजी। इस मेरिडियनोलॉजी में क्या है?
जो जितने भी हमारे शरीर है ना, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी नाड़ियां होती हैं, जितने भी हमारे चैनल्स होते हैं हाथों में पैरों में, तो इन चैनल्स के ऊपर जो हम प्रेशर देते हैं, इन नाड़ियों से संबंधित इन चैनल्स के ऊपर हम जो प्रेशर देते हैं वो मेरिडियंस कहते हैं। तो इसकी मैंने बड़ा स्टिक लिखा है, मैं इसकी फोटो भी आपको भेज दूंगा। काफी बड़ा चैप्टर था और हमने 2 ही पेज में निपटाया है कि भारत में जीवनी शक्ति को प्राण ऊर्जा, आत्म शक्ति तथा ब्रह्मांडीय ऊर्जा आदि के नाम से जाना जाता है। यह शक्ति संपूर्ण शरीर की नाड़ियों में प्रवाहित होती है, जिन्हें चैनल्स अथवा मेरिडियंस कहते हैं। ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए इन मेरिडियंस पर एक्यूप्रेशर देते हैं, जिसे मेरिडियनोलॉजी कहा जाता है। कोई भी जब चीज होती है ना, आप मेरिडियनोलॉजी को ये नहीं कि बस 2 ही लाइनों में निपटा दो, थोड़ा बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि हमारी जो प्राण शक्ति है उसको हम प्राण शक्ति को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इसको हम प्राण शक्ति भी कहते हैं, इसके अलावा इसको हम प्राण ऊर्जा भी कहते हैं, इसके अलावा इसको हम धनात्मक ऊर्जा भी कहते हैं। तो ये जो ऊर्जा है इसके प्रभाव पे ही शरीर काम करता है। जब शरीर में ऊर्जा का जो संचार है वो ठीक नहीं होगा, किसी मेरिडियंस में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, तो उससे दोनों जगह, जहां पे कम होगा वहां पे भी रोग हो जाएगा और जहां ज्यादा होगा वहां पे भी रोग हो जाएगा। तो उन मेरिडियंस में क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह रहता है। जब प्रवाह किसी एक जगह कम होता है या फिर ज्यादा होता है, एक सिंपल सी चीज है, अगर कहीं कम हो गया तो दूसरी जगह तो ज्यादा होना ही है, क्योंकि ऊर्जा तो शरीर में जितनी है उतनी है। पर कहीं जब कम है तो दूसरी जगह बढ़ जाती है, तो दोनों अंगों को समस्या हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे चैनल्स हैं, जितनी भी नाड़ियां हैं हमारे शरीर की, सबको एक्यूप्रेशर से सही ढंग से दबाव दे देते हैं। और दबाव देने से क्या होता है, जहां पे जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वो ऊर्जा वहां पे पहुंच जाती है। तो इसको बोलते हैं मेरिडियनोलॉजी। तो बहुत ही बढ़िया है, और मैं तो खुद स्पेशलिस्ट हूँ एक्यूप्रेशर का, तो मुझे तो इसके बारे में अच्छे से ही पता है। फिर दूसरी बताया, अच्छा इन्होंने मेरिडियनोलॉजी में है ना ये बताया कि जो मेरिडियनोलॉजी है ये एक सिद्धांत पे काम करती है। कौन सा सिद्धांत है, यिंग यांग। यिंग और यांग का एक सिद्धांत है, ठीक है। तो यिंग ऊर्जा कौन सी है, यिंग ऊर्जा है, ये ऋणात्मक बोलते हैं इसको, ऋणात्मक। ये ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, इसमें आप ये भी लिख सकते हो, एक यिंग और दूसरी यांग ऊर्जा। यिंग ऊर्जा को ऋणात्मक ऊर्जा भी कहते हैं, और जो यांग ऊर्जा है उसको हम धनात्मक भी कहते हैं। आप यिंग और यांग को प्रकृति और पुरुष जैसा समझ लेना। जो यिंग है वो प्रकृति है और जो यांग है वो पुरुष है। अब धनात्मक जो ऊर्जा है ना, वो जब ऑन ड्यूटी होती है तभी काम करती है। बस ये दिमाग में बिठा लेना कि जो यांग ऊर्जा है वो धनात्मक है, और वो जो ऑन ड्यूटी होती है तभी काम करती है। जबकि ये यिंग ऊर्जा है ना, ये ऑफ ड्यूटी भी काम करती है। यानी ये कब काम करती है, ऑलवेज, हमेशा। तो हमेशा देखो हमारे शरीर के कौन से अंग हैं जो हमेशा काम करते हैं। एक तो लंग है, फेफड़े। भाई जिस दिन फेफड़े काम नहीं करेंगे तो उस दिन तो समझ लो हम भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। और फेफड़े के अलावा हमारी जो स्प्लीन है, नंबर 2 स्प्लीन है। स्प्लीन भी हमेशा काम करती है। नंबर 3, क्योंकि अगर देखो ये क्वेश्चन आ जाए 8 नंबर में, तो आपको ये यिंग यांग वगैरह धनात्मक वगैरह लिखना, आपने सिंपल सा लिखना है कि शरीर में जो शरीर के अंदर जो ऊर्जा के केंद्र हैं, हमारा शरीर जो है ऊर्जा के ऊपर काम करता है, और जो हमारे शरीर में जितनी भी नस नाड़ियां हैं वो सब भी ऊर्जा के ऊपर ही काम करती है। और जब ऊर्जा का नियंत्रण ठीक नहीं होता तो सही दबाव चैनल्स और नाड़ियों पर देकर उसे ठीक किया जाता है, उसे मेरिडियनोलॉजी कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन आ जाए मान लो 19 नंबर का, तो फिर इतना लिखने से काम नहीं चलेगा। फिर आपने यिंग यांग वाली बात याद रखनी है, किसे यिंग यांग ऊर्जा भी कहते हैं। जो यिंग ऊर्जा वो ऋणात्मक है, यांग ऊर्जा धनात्मक है। यिंग ऊर्जा हमेशा काम करती है, और धनात्मक जो है जब जरूरत होती है शरीर को तभी काम करते हैं। तो स्प्लीन हमेशा काम करती है, लंग हमेशा काम करते हैं। इसके अलावा हमारी किडनी कभी भी अपना काम करना बंद नहीं करती। नंबर 4 हमारा हार्ट, बोलते हैं जिस दिन हमारा हार्ट रुक जाएगा उस दिन तो फिर कुछ बचा ही नहीं। फिर नंबर 5वें नंबर पे क्या बता रहे हैं, 5वें नंबर पे हमारा लीवर को सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं।
ये लीवर, ये भी जिस दिन काम करना बंद कर जाएगा, बोलते हैं ना लीवर फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, ये जिस दिन फेल हो गए तो अपने पास होने की उम्मीद नहीं रखना है। तो ये कौन कौन से हैं? ये ऑलवेज ड्यूटी पे रहते हैं, ये फौजी हैं, 24 आवर ड्यूटी, कोई आराम नहीं। फिर ये है यंग धनात्मक ऑन ड्यूटी, ये सिविलियंस है, इनको काम दिया जाता है, ये तभी काम करते हैं, दिन में ही करते हैं ये 8-10 घंटे काम, उसके बाद ऑफिस बंद 8 से 5, 9 से 5 करते हैं, नहीं 9 से 5 जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि सिविलियंस की तरह काम करते हैं, यानी जब जरूरत होती है तो ये काम करते हैं। तो ये कौन कौन है जो जरूरत पे काम करते हैं? एक तो हमारी बड़ी आंत, लॉन्ग इंस्टेंटाइन, सॉरी लॉन्ग इंस्टेंटाइन, बड़ी आंत। बड़ी आंत भी जब पाचन तंत्र काम करता है तभी बड़ी आंत के काम की आवश्यकता होती है, यानी खाने के बाद ही काम करती है। उसके बाद हमारी स्टोमक, पहले तो ये पेट जो है ना ये पिछड़ा हुआ रहता है, लेकिन जब पेट के अंदर जैसे ही खाना चलता है तो वो मैं बता नहीं रहा था एक दिन कि मेरे जो जीवाणु है खाने वाले वो एक्टिव हो गए, तो वही है स्टोमक, पेट के अंदर जब जाएगा तो एक्टिव हो जाते हैं, फिर वो जठराग्नि प्रभावित हो जाती है और पेट अपना काम करना शुरू कर देता है। नंबर 3, सॉरी लॉन्ग के बाद तो स्मॉल इंस्टेंटाइन हमें पहले ही लिख देनी चाहिए थी, अब लिख देते हैं स्मॉल इंस्टेंटाइन। ये अपनी स्पेलिंग देख लेना, मेरे को ज्यादा स्पेलिंग नहीं आती है। स्मॉल इंस्टेंटाइन, और फिर बोलते हैं यूबी, यूरिनरी ब्लैडर, याद रख लेना आप लोग, यूबी यूरिनरी ब्लैडर, ये भी तभी काम करता है जब पानी जाता है, जरूरी नहीं है जब पानी ज्यादा देर नहीं जाएगा इसको काम की जरूरत नहीं रहेगी। फिर इसके बाद है हमारा जीबी, गॉल ब्लैडर, ये सब क्या है? ये ऑन ड्यूटी काम करते हैं, जब तक पाचन तंत्र शुरू नहीं होगा तब तक हमारी ना लॉन्ग इंस्टेंटाइन काम करेगी, ना संभाल करेगी, ना स्टोमक करेगा। यूरिनरी ब्लैडर और गॉल ब्लैडर का भी वही है, उनको जब काम दिया जाएगा तभी करेंगे। रात के टाइम जब हम सोते हैं तो ये भी विश्राम की अवस्था में चले जाते हैं। तो ये हो गया इसके बारे में। चलो अभी नेक्स्ट, विष्णु वो कहाँ है मेरा? विष्णु वो कहाँ है मेरा? वो बोर्ड का मिटाने वाला कहाँ है? सरिता वो मिटाने वाला कहाँ है? डस्टर, डस्टर कहाँ है मेरा? हाँ डस्टर नहीं मिला था, अभी थोड़ा रोकनी पड़ गई थी क्लास, तो चलो आपको तो पता भी नहीं होगा, मैंने वीडियो पे यूज कर दिया। अब दूसरी है, दूसरे नंबर की थेरेपी है जोन थेरेपी। नंबर 2 जो पहली कौन थी? मेरिडियन, और नंबर 2 क्या है? जोन थेरेपी। जोन क्या होता है? सब जोन वाइज नहीं बांट देते कि भाई ये तुम्हारा जोन है, तुम्हारा जोन कौन सा है? वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, ये सब जोन में बटे हुए हैं। तो ये जोन थेरेपी क्या होती है? जो हमारा शरीर है ना, इसको लंबाई के अनुसार शरीर को 10 भागों में बांट दिया जाता है, शरीर को 10 भागों में बांट देते हैं इसमें, ठीक है। 5 बाएं भाग होते हैं और 5 दाएं, 5, अरे गेट बंद कर रहा, तो 5 बाएं भाग होते हैं और 5 दाहिने भाग होते हैं, 10 भागों में बांट दिया जाता है, दाहिने साइड में और बाएं साइड में, है ना। बाएं कितने भाग हैं? 5, और दाएं 5, ठीक है। इन बाएं दाएं 5-5 भागों में बांट दिया जाता है, और अलग अलग से इससे क्या होता है कि 5-5 भागों में बांटने से उनके प्रतिबिंब केंद्र, जो दाहिने साइड में है वो जो दाहिने पैर में या हाथ में प्रतिबिंब केंद्र होते हैं वो दाहिने अंगों के लिए, और जो बाएं साइड में होते हैं वो बाएं अंगों के लिए, तो उससे प्रतिबिंब केंद्रों का आसानी से पता लग जाता है, उसको जोन थेरेपी कहते हैं। तो कुछ चिकित्सक ऐसे भी होते हैं जो जोन वाइज ही ट्रीटमेंट देते हैं, यानी आपके राइट साइड में जो राइट जो ऑर्गन्स है वहां पे प्रॉब्लम है तो राइट प्रतिबिंबों को दबाव देंगे राइट साइड में, और लेफ्ट में तो लेफ्ट को, तो जोन थेरेपी भी की जाती है। और तीसरे नंबर पर आती है सुजोग थेरेपी। सुजोग थेरेपी, सुजोग थेरेपी, देखो सुजोग जो थेरेपी है इसमें क्या होता है
ये डॉक्टर पार्क थे, डॉक्टर पार्क द्वारा प्रतिपादित। इसके कौन थे? सुजोग थेरेपी बनाने वाले थे, प्रतिपादन जिन्होंने किया डॉक्टर पार्क। उन्होंने क्या बोला डॉक्टर पार्क ने कि जब आपको किसी भी ऑर्गन में प्रॉब्लम है तो उसका जो प्रतिबिंब केंद्र होता है तो उसमें इतना जोर से प्रेशर डालना है कि प्रेशर का असर सीधा उस जो नाड़ी है उसके नीचे वाली हड्डी तक जाए, शरीर के अंदर हड्डी तक उसका प्रेशर का असर जाए। इससे असहनीय दर्द होता है और इस दर्द के बाद उस ऑर्गन में आराम मिल जाता है। उसको सुजोग थेरेपी बताया है डॉक्टर पार्क ने। क्या करना पड़ता है? प्रतिबिंब पर पूरी ताकत के साथ दबाओ, ताकत से दबाओ। देना, ठीक है। जो प्रतिबिंब है उस पर पूरी ताकत के साथ दबाव दिया जाता है। मान लीजिए किसी को ये है लेफ्ट हैंड हार्ट रिलेटेड इशू है तो ये हार्ट का जो प्रतिबिंब केंद्र है ये बड़ा, ये आप देख रहे हो, ये हार्ट का प्रतिबिंब केंद्र है। इसके ऊपर पूरी ताकत के साथ दबाव देना चाहिए। जिनको हार्ट रिलेटेड इशू होगा उनको यहाँ पे पेन भी होगा। और पैर में यदि आप दोगे तो ज्यादा असर कर, जो पैर के प्रतिबिंब केंद्र होते हैं वो ज्यादा असरदार होते हैं हाथों की अपेक्षा। तो यहाँ पर आप सुजोग से जो हमारी जिमी होती हैं, जिमी से पूरा प्रेशर डालोगे तो हार्ट रिलेटेड जो इश्यू होते हैं उनमें रिलैक्स होता है। मतलब ये नहीं कि हार्ट अटैक और यहाँ दबाया ठीक हो जाएगा, नहीं। ये जब हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं उस समय पे काम करता है। मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ गया, उस टाइम पे इस पॉइंट पे पूरी ताकत के साथ दबाव देना चाहिए तो हॉस्पिटल ले जाने लायक हो जाता है। लेकिन आप जब तक नॉलेज नहीं हो तो डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। यह सुजोग थेरेपी। सुजोग थेरेपी के बाद बता देते हैं शियात्सु पद्धति। नंबर 4 पे बता रहे हैं शियात्सु, शियात्सु। अब शियात्सु जो है पद्धति है, यह भी ऊर्जा के ऊपर काम करती है। इसको जो शियात्सी है ना, ये जापानी शब्द है। शियात्सु है, ये एक जापानी शब्द है जिसमें सी का मतलब होता है, फिंगर और आत्सु का मतलब है दबाव, प्रेशर, ठीक है। सी का अर्थ होता है फिंगर। अब कोई कमियां नहीं निकालना लगाना कि ये स्पेलिंग गलत थी, वो तो थोड़ी मोटी हो सकती है, मैं ध्यान ना दिया हो। सी का अर्थ होता है फिंगर, आत्सु का प्रेशर। तो फिंगर, अब हमारे जो हाथों की फिंगर और अंगूठे से जो प्रतिबिंब केंद्रों पे दबाव दिया जाता है, इसमें जिम्मी वगैरह का यूज नहीं किया जाता है, तो उसको शियात्सु चिकित्सा पद्धति कहा गया है। और अगर इस हिसाब से देखें तो मैं तो शियात्सु ही करता हूं, मैं जिम्मी वगैरह का कम इस्तेमाल करता हूं और अंगूठों से ही ज्यादातर मेरी ट्रीटमेंट थेरेपी चलती है। तो ये शियात्सु हो गया। 5वें नंबर पर बताते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी। रिफ्लेक्सोलॉजी, रिफ्लेक्सोलॉजी में क्या होता है, ये कई तरह से दी जाती है रिफ्लेक्सोलॉजी। इसको बोलते हैं फुट रिफ्लेक्सोलॉजी। जो पैरों के अंदर जितने भी हमारे प्रतिबिंब केंद्र होते हैं उन पे प्रेशर देना क्या है, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी। फिर आ जाती है ये हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी। हाथों के अंदर जितने भी प्रतिबिंब केंद्र हैं उन पे प्रेशर देना, हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी। फिर आ जाती है फेस रिफ्लेक्सोलॉजी। फेस के ऊपर जितने भी हमारे प्रतिबिंब केंद्र हैं उन पर दबाव देना होता है, फेस रिफ्लेक्सोलॉजी। फिर फेस के बाद ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी, यानी हमारे जो कान हैं उनके अंदर जो प्रतिबिंब केंद्र है उन पर दबाव देना, ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी। फिर उसके बाद स्पाइन, यानी जो रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ हमारी वर्टिब्रास होती हैं, वर्टिब्रा पर जो प्रेशर दिया जाता है दोनों हाथों के अंगूठे से, उसको स्पाइन रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्यूप्रेशर का अर्थ, परिभाषा और उसकी विधियां समाप्त होती है। धन्यवाद।